हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए लेक्चर में, जिसमें आज हम डिस्कशन करेंगे मॉर्फोमेट्रिक एनालिसिस का नेक्स्ट चैप्टर। माफी चाहूंगा कि बहुत समय से वीडियो नहीं आ पा रहा है, करीब एक हफ्ता हो गया है। लेकिन अब मैं प्रयास करूंगा कि कंटिन्यू मैं रहूं और इस यूनिट को, जो मैंने सीरीज शुरू करी है कंप्लीट कोर्स ऑन यूनिट 9 ज्योग्राफिकल टेक्निक की, इसको मैं जल्द से जल्द कंप्लीट करूं। तो मॉर्फोमेट्रिक एनालिसिस में हमने लीनियर एस्पेक्ट शुरू किया था, और इससे पहले हमने स्ट्रीम ऑर्डरिंग की बात करी थी, जिसमें हॉर्टन, श्रीव, ग्रेविलियस, इन सब की हमने बात करी है। अगर आपने यूनिट नंबर 9 का प्लेलिस्ट कंप्लीट सीक्वेंस में आपने नहीं देखा है तो प्लीज पहले उसे देखिएगा, तब जाके आपको ये लेक्चर्स समझ में आएंगे। हमारा टारगेट है T+ क्वेश्चन इन ज्योग्राफी, और ये मेरे द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। मेरा नाम अंकित कुमार है। अगर आपने अकेडमी पे अभी तक फॉलो नहीं किया तो आप कर सकते हैं। अगर आपको डेली लाइव क्लासेस, जो कि फ्री क्लासेस हैं, पेड कोर्सेज भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, मेरे साथ प्रिपरेशन कीजिए इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, अकेडमी पर, और अपने प्रिपरेशन को बूस्ट कीजिए। रिसेंटली मैंने आपके लिए दो कोर्सेज लॉन्च किए हुए हैं अकेडमी पर। एक है क्रैश कोर्स ऑन ज्योग्राफी फॉर दिसंबर 2021। ठीक है, ये 30 डेज का क्रैश कोर्स है, जिसमें आपको कंप्लीट यूनिट, जो 10 यूनिट है ज्योग्राफी पेपर 2 की, इन सभी को मैं तीन तीन दो 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 क्लासेस में हर एक यूनिट को कवर करा रहा हूँ। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अपकमिंग एग्जामिनेशन में जो नेक्स्ट सेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए डिटेल्ड कोर्स ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का पार्ट 1 कोर्स लॉन्च हो चुका है, इसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आपको बता दें कि डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, अल्टीमेट एक्सेस मिलेगा आपको प्लान के दौरान, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो मेरी तरफ से 12 महीने का प्लान रिकमेंडेड है, इससे ज़्यादा का भी आप ले सकते हैं अगर आप एक से ज़्यादा एग्जाम टारगेट कर रहे हैं तो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर प्राइस देखिए थोड़ा सा ज़्यादा है। अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो आप यहाँ पर मेरा रेफरल कोड, जो कि नीचे आपको दिखाई दे रहा है, ज्योग्राफी विद अंकित, अप्लाई कीजिएगा एज इट इज कैपिटल लेटर में विदाउट एनी स्पेस, तो आपको 10% का डिस्काउंट हर एक प्लान पर मिल जाएगा। ठीक है, और अगर आप चाहें तो आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। आइकॉनिक का फायदा क्या है? आइकॉनिक का फायदा ये है कि आपको इसमें पर्सनल मेंटरशिप मिल जाएगी। सारे बेनिफिट जो है प्लस के, वो तो है ही है, साथ ही साथ आपको इसमें पर्सनल कोच, प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल, इसके अलावा पर्सनलाइज्ड आउटरीच सेशन और बेनिफिट सारे जो प्लस में मिलते हैं वो सब मिलेंगे ही मिलेंगे। नोट्स भी मिलेंगे। ठीक है, और ये डेली लाइव क्लासेस हैं, स्पेशल क्लासेस जो कि बिल्कुल फ्री होती हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं, ये बिल्कुल फ्री हैं अपने प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए। आपको अकेडमी पर मैं 7:30 से 9 बजे सुबह पहली प्लस क्लास में, 10 से 11 बजे स्पेशल क्लास, ये फ्री क्लास है, इसमें मिलूंगा। इसके बाद 6 से 7:30 बजे हम प्लस क्लास में इंडियन ज्योग्राफी के साथ मिलते हैं। ठीक है, ये मेरे बारे में कुछ बातें हैं जो आप देख सकते हैं। आपके लिए दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेलिस्ट हैं जो कि अभी रिसेंटली चल रहे हैं हमारे चैनल पर। तो चैनल को एक तो शेयर भी किया करें आप, ज़्यादा से ज़्यादा। नंबर 1 है ये यूनिट 9 की, मैं इसी की बात कर रहा था शुरुआत में, कि अगर आपने ये लेक्चर्स सीरीज में नहीं देखे हैं तो आप प्लीज पहले सीरीज में देखिएगा। कार्टोग्राफी, और कार्टोग्राफी जो है कि हमने कवर कर दिया है। अब हम कवर कर रहे हैं मॉर्फोमेट्रिक एनालिसिस। मॉर्फोमेट्रिक एनालिसिस के 2 लेक्चर गए हैं, ये तीसरा लेक्चर आ रहा है। इसके अलावा मॉडल्स एंड थ्योरीज का भी लेक्चर मैंने अपलोड किए हैं काफ़ी, तो इनको भी आप देख सकते हैं, जो कि आपके प्रिपरेशन में बहुत हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, ये यहाँ से आपको नोट्स मिल जाएगा। रिसेंटली मैंने कार्टोग्राफी के सारे नोट्स दे दिए हैं, और ये आपके डिस्कशन के लिए है। पेड ग्रुप से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। तो मॉर्फोमेट्रिक एनालिसिस का, जो कि यूनिट 9 का एक सबसेक्शन है, इसका एक भाग है, मैंने आपको बताया था कि यूनिट 9 में आपका कार्टोग्राफी आता है, मॉर्फोमेट्रिक एनालिसिस आता है, रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस आता है, और इसके अलावा स्टेटिस्टिक्स आता है। तो हमने कार्टोग्राफी तो कर दिया है कवर कंप्लीट, अब हम मॉर्फोमेट्रिक एनालिसिस को पढ़ रहे हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको, और मॉर्फोमेट्रिक एनालिसिस जब हम पढ़ते हैं तो इसके 3 एस्पेक्ट होते हैं। ये मैं पहले बता चुका हूँ, इसलिए मैं ब्रीफ कर रहा हूँ, ताकि आप, बीच में एक गैप हो गया है उस वजह से, लेकिन आप सीक्वेंस में देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में मुश्किल है। ठीक, मॉर्फोमेट्रिक एनालिसिस में 3 एस्पेक्ट होते हैं। लीनियर एस्पेक्ट, ये सब क्या होते हैं मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, एरियल एस्पेक्ट होते हैं, फिर होते हैं और रिलीफ एस्पेक्ट। तो हम लीनियर एस्पेक्ट पे चल रहे हैं। लीनियर एस्पेक्ट में हमने ऑर्डरिंग ऑफ स्ट्रीम की बात करी थी। सिर्फ हम ऑर्डरिंग ऑफ स्ट्रीम नहीं, बल्कि जितने भी एस्पेक्ट हो सकते हैं लीनियर एस्पेक्ट मॉर्फोमेट्रिक एनालिसिस में, उन सभी को डिस्कस करेंगे। तो आज हम आगे के कुछ एस्पेक्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं। ओके, और लेकिन आज की जो देखिए पीडीएफ है वो अंग्रेजी में है। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनसे मैं माफी चाहूंगा, क्योंकि देखिए
हिंदी मीडियम में अगर आप इसको पढ़ेंगे तो थोड़ा ये मुश्किल हो जाएगा समझना, इसकी टर्मिनोलॉजी बड़ी क्लिष्ट है, इसकी भाषा बहुत क्लिष्ट है। आप हिंदी की किताब उठा के देखिए, हिंदी में अगर आप ये सारा मटेरियल पढ़ेंगे और इसको समझेंगे तो बड़ा मुश्किल है समझना, बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। ठीक है, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, निश्चिंत रहिए, आपको कॉन्सेप्ट कैसे समझाना है, हिंदी में है या अंग्रेजी में, वो मेरी जिम्मेदारी है। आपको निश्चिंत रूप से बस लेक्चर को देखना है, बाकी सारे कामों को, दिन दुनिया को भूल जाना है, बस पूरा फोकस आपका यहाँ पर रहना चाहिए। आज हम क्या क्या डिस्कशन करने वाले हैं, तो देखिए नंबर एक, आज हम बाइफरकेशन रेशियो डिस्कस करेंगे, बाइफरकेशन रेशियो को समझेंगे। इसके बाद लॉ ऑफ स्ट्रीम नंबर देखेंगे हम, लॉ लेंथ रेशियो एंड लॉ ऑफ स्ट्रीम लेंथ देखेंगे हम। इसके अलावा हम और भी कॉन्सेप्ट जैसे साइनोसिटी इंडेक्स देखेंगे, क्या होता है साइनोसिटी इंडेक्स। इसके अलावा हम समझेंगे मेंडरिंग प्रॉपर्टीज, फिर इसके बाद हम समझेंगे लेंथ ऑफ ओवरलैंड फ्लो, स्ट्रीम जंक्शन एंगल्स, और इसके साथ ही आपका ये जो लीनियर एस्पेक्ट है वो खत्म हो जाएगा। फिर इसके बाद कल से हम शुरू करेंगे एरियल एस्पेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास आता है जिसको हम बोलते हैं बाइफरकेशन रेशियो। देखिए जो भी ये कॉन्सेप्ट है इनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको पिछले कॉन्सेप्ट पता होना जरूरी है। ठीक है, बाइफरकेशन रेशियो क्या होता है और इसके फॉर्मूले भी आज मैं आपको बताऊंगा। फॉर्मूला आपको कैलकुलेशन नहीं करना है, बस आपको पता होना चाहिए हल्का हल्का कि किसका कौन सा फॉर्मूला। जैसे अभी आपको याद कीजिए, फॉर्म फैक्टर का एग्जाम में फॉर्मूला पूछ लिया गया था, तो ऐसे ही हो सकता है कि आगे आने वाले सेशंस में, आगे आने वाले जो एग्जाम्स हैं उनमें आपसे इन बाकी जो कॉन्सेप्ट्स हैं इनका फॉर्मूला पूछ लिया जाए। इसलिए मैंने यहाँ पे फॉर्मूले लिखे, आप घबराइए मत कि आपको बहुत सारी कैलकुलेशन आनी चाहिए, कैलकुलेशन किसी की नहीं करनी है, बस फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो बाइफरकेशन रेशियो को हिंदी में बोलते हैं, मैं हिंदी में बता दूंगा आपको इसको, द्विशाखन अनुपात इसको कहा जाता है, द्विशाखन अनुपात इसको कहा जाता है। क्या होता है बाइफरकेशन रेशियो, तो मैंने आपको जब पिछली बार बताया था स्ट्रीम नंबर के बारे में, तो आपको बताया था कि देखिए जो सबसे लोअर ऑर्डर की स्ट्रीम होती है उसको हम नंबर देते हैं एक। ठीक है, ये दोनों मिलकर के नेक्स्ट हायर ऑर्डर का निर्माण करती है ना। तो फिर ये दो हैं और ये फिर एक बन गई, दोनों छोटी छोटी नदियां मिली, आपस में वो एक नेक्स्ट हायर ऑर्डर की स्ट्रीम का निर्माण करती हैं। फिर ये दोनों मिल गई, ये नेक्स्ट हायर ऑर्डर का निर्माण कर रही हैं। तो अब जैसे जैसे आप देख रहे हैं जितना लोअर ऑर्डर की स्ट्रीम होगी उनकी संख्या सबसे ज्यादा होती है, दिख रही है आपको यहाँ पर। तो जितने छोटे ऑर्डर की स्ट्रीम है, देखिए एक यहाँ पर कितनी है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। अब इनके तुलना में अगर आप नेक्स्ट हायर ऑर्डर यानी कि दो नंबर की स्ट्रीम को देखिए तो वो कम है, कितनी है, केवल चार है। इसके तुलना में अगर आप नेक्स्ट हायर ऑर्डर को देखेंगे तो सिर्फ दो है। इसके नेक्स्ट हायर ऑर्डर को तुलना में अगर आप देखेंगे तो सिर्फ एक है। इससे हमें क्या समझ में आता है, इससे हमें ये समझ में आता है कि बाइफरकेशन रेशियो का मतलब होता है, बाइफरकेशन रेशियो विच इज रिलेटेड टू द ब्रांचिंग पैटर्न ऑफ ड्रेनेज नेटवर्क। इट इज डिफाइंड एज, ये कैसे करके हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, ये एक अनुपात है, किन दो चीजों के बीच का अनुपात है, द नंबर ऑफ स्ट्रीम ऑफ ए गिवन ऑर्डर, यानी कि एक निश्चित ऑर्डर में कोई स्ट्रीम है, मान लीजिए कि वो फर्स्ट ऑर्डर की स्ट्रीम है, फर्स्ट ऑर्डर स्ट्रीम है, और इसके नेक्स्ट हायर ऑर्डर की स्ट्रीम जो होगी यानी कि सेकंड ऑर्डर की स्ट्रीम, इन दोनों के बीच का अनुपात क्या कहलाता है, बाइफरकेशन रेशियो कहलाता है, या द्विशाखन अनुपात कहलाता है, बहुत ही आसान शब्दों में। ठीक, जैसे आपने इस डायग्राम से भी समझा था, मैं एक बार फिर से आपको इसको बता देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए बात। आप यहाँ पर देख रहे हैं एक नंबर की स्ट्रीम है, कितने सारे नंबर हैं, ये मतलब ऑर्डर इसका एक है लेकिन टोटल संख्या कितनी है इसकी, दो चार छ आठ, आठ है ना। और इसका नेक्स्ट हायर ऑर्डर क्या है, दो है, तो दो दो चार, तो इसका अनुपात कितना हो गया, 8:4, यानी कि 8:4। ये इसका बाइफरकेशन रेशियो है, किसी निश्चित ऑर्डर में दी गई कोई स्ट्रीम और उसके नेक्स्ट हायर ऑर्डर की स्ट्रीम का अनुपात बाइफरकेशन रेशियो या द्विशाखन अनुपात कहलाता है। इसको आप इस फॉर्मूला से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एन म्यू, इसको म्यू बोलते हैं, एन म्यू +1, +1 का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब भी लिखा हुआ देखिए, आरबी माने बाइफरकेशन रेशियो, इधर लिखा हुआ देखिए। एन म्यू का मतलब नंबर ऑफ ए स्ट्रीम ऑफ ए गिवन ऑर्डर, किसी निश्चित, किसी गिवन ऑर्डर में, मतलब कोई ऑर्डर की हमें स्ट्रीम दी गई, दो तीन चार पांच, और उसके नेक्स्ट हायर ऑर्डर की, ये रिप्रेजेंट करता है नेक्स्ट हायर ऑर्डर की स्ट्रीम। इन दोनों के बीच का रेशियो, यहाँ पे डिवाइड है ना, तो जाहिर सी बात है रेशियो है, इन दोनों के बीच का रेशियो ही बाइफरकेशन रेशियो कहलाता है, द्विशाखन अनुपात कहलाता है। बाइफरकेशन रेशियो शो स्टेबल ट्रेंड
इन द रीजन ऑफ यूनिफॉर्म जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। अब जाहिर सी बात है, अगर यूनिफॉर्म जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, सरफेस हमारा एकदम यूनिफॉर्म है, तो वहां पर स्ट्रीम एक यूनिफॉर्म लेवल पे ही बढ़ेंगी। जो सबसे लोअर ऑर्डर में वो कुछ निश्चित संख्या में होंगी, फिर उसके नेक्स्ट हायर ऑर्डर में उसका वो आधा हो जाएंगी, फिर नेक्स्ट हायर ऑर्डर में फिर आधा हो जाएंगी। लेकिन कभी कभी अगर ये जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर यूनिफॉर्म नहीं है, तो फिर ये इसमें वेरिएशन आना लाजमी है। ठीक है, तो ये किस पर डिपेंड करता है? ये जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। ये डेफिनेशन बताई किसके द्वारा? संजय सिंह सर के द्वारा 1984 में। बाइफरकेशन रेशियो को आप कह सकते हैं ये वेरी करता है, ये वेरी फ्रॉम 2.0। अगर इसका ये है तो इसका मतलब होगा कि ये फ्लैट और रोलिंग बेसिन है। ठीक है, ये 2.4 से लेकर के 4 पॉइंट तक, या फिर आप कह सकते हैं इसको कि बाइफरकेशन रेशियो अगर हम औसतन बात करें, तो बाइफरकेशन रेशियो आपका 3 से लेकर के 5, ये इसका क्या है रेशियो निकल के आएगा। 3 से 5 के बीच में अगर ये द्विभाजन अनुपात है, तो हम इसे कहेंगे कि ये आदर्श सरिता क्रम है, यानी कि आइडियल है, ये आइडियल स्ट्रीम ऑर्डर है, आइडियल बाइफरकेशन रेशियो है 3 से 5 के बीच में। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें स्पेसिफिक रूप से, तो स्पेसिफिक रूप से अगर हम बात करें तो देखिए 2 पॉइंट है, अगर इसका रेशियो आ रहा है 2 पॉइंट है, तो इसका मतलब है कि ये एकदम चौरस है, या फिर उबड़ खाबड़ भाग है, या फिर आप कह सकते हैं कि जो ये रोलिंग बेसिन है इनका होता है। ठीक, अगर हम 3 पॉइंट की बात करते हैं, 3 पॉइंट से लेकर के 4 पॉइंट के बीच में, तो ये माउंटेनियस, हिली, डिसेक्टेड जो बेसिन है इनके बीच का रेशियो होता है 3 से 4 के बीच में। और औसतन कितना होता है? एवरेज आइडियल 3 से 5 के बीच में होता है। ये किसके द्वारा बताया गया है? ये वाला तो यह है हॉर्टन 1945 के द्वारा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि इसमें लिटिल वेरिएशन हो सकते हैं बाइफरकेशन रेशियो में फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन। ठीक है, क्योंकि जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर पर वो बेस्ड है, और जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर तो हर जगह का अलग अलग होता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि एनवायरमेंटल फैक्टर और मॉर्फोमेट्रिकल फैक्टर कंट्रोल द ऑफ द बेसिन इटसेल्फ। जो एनवायरमेंटल फैक्टर है, मॉर्फोमेट्रिक फैक्टर है, इसको ये कंट्रोल करता है बेसिन को, जिसकी वजह से फिर बाइफरकेशन रेशियो में चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने बाइफरकेशन रेशियो समझ लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पर उसी चीज को फिर से समझाया जा रहा है, ये डायग्राम को हम अभी और आगे इस्तेमाल करेंगे, जिससे आपको और भी कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। ठीक, नेक्स्ट आता है लॉ ऑफ स्ट्रीम। लॉ ऑफ स्ट्रीम नंबर, इसको हिंदी में बोलते हैं सरिता संख्या का नियम। हिंदी में क्या कहा जाता है इसको? सरिता, सरिता यानी कि नदी, सरिता संख्या का नियम। ठीक है, मैं आपसे एक बात बता दूं कि अगर आप इसको सिर्फ ऐसा करके समझेंगे कि अगर ये तो इंग्लिश में लिखा है, हमें हिंदी आएगी नहीं, समझने का प्रयास करो तो आपको हर एक चीज समझ में आ जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। मैं हिंदी इंग्लिश में आसानी से समझाने का आपको प्रयास कर रहा हूँ, तो आपको आराम से इसमें समझ में आएगा। ठीक है, अब मैंने अंग्रेजी में इसलिए लिखा है क्योंकि इसकी भाषा आप हिंदी में समझ नहीं पाओगे, ये मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, आप चाहे तो बुक में पढ़ लीजिएगा। लॉ ऑफ स्ट्रीम नंबर, सरिता संख्या का नियम। सरिता संख्या का क्या नियम होता है? तो पीछे जो आपने बाइफरकेशन रेशियो पढ़ा है ना, ये उसी के सिमिलर है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, दोनों सिमिलर सिमिलर हैं। जैसे यहाँ पर तो आपने क्या देखा कि एक एक कोई निश्चित ऑर्डर की स्ट्रीम है, जैसे एक ऑर्डर की स्ट्रीम ले लिया, और उसके नेक्स्ट हायर ऑर्डर के स्ट्रीम के बीच का अनुपात है ये। जैसे ये 4 है, तो मान लीजिए दूसरा 2 होगा, तो ये इसका रेशियो है। ठीक, लेकिन अगर हम इसका केवल नंबर पे फोकस करें, तो नंबर पे फोकस करने का मतलब, नंबर पे फोकस करने का मतलब है कि जो फर्स्ट ऑर्डर की स्ट्रीम है, फिर इसके नेक्स्ट हायर ऑर्डर की स्ट्रीम है, फिर नेक्स्ट हायर ऑर्डर की स्ट्रीम है, फिर इसके बाद भी नेक्स्ट हायर ऑर्डर की स्ट्रीम है, तो आप देख रहे हैं कि ज्योमेट्रिकल इसमें डिक्रीजमेंट हो रहा है। जैसे जैसे आप हायर ऑर्डर की तरफ जाएंगे, तो सरिताओं की या स्ट्रीम की संख्या घट रही है, डिक्रीज हो रही है। और जैसे जैसे आप लोअर ऑर्डर की तरफ जाएंगे, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1 की तरफ, तो इनकी संख्या यानी कि टोटल नंबर जो है वो इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, यही तो देख रहे हैं आप। और इनका अनुपात ही अगर हम बोल दें तो वो तो बाइफरकेशन रेशियो है, लेकिन सिर्फ अगर हम नंबर को काउंट करें तो उसे हम लॉ ऑफ स्ट्रीम नंबर कहते हैं। द लॉ ऑफ स्ट्रीम नंबर इज रिलेटेड टू डेफिनेट रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्डर ऑफ द बेसिन एंड स्ट्रीम नंबर, यानी कि क्या ऑर्डर है उस स्ट्रीम का और उनका टोटल नंबर कितना है। ठीक है, इनके बारे में रिलेशनशिप बताने वाला जो कंसेप्ट है उसको लॉ ऑफ स्ट्रीम नंबर बोलते हैं। किसी एक निश्चित ऑर्डर की स्ट्रीम है, उसकी कितनी संख्या है, टोटल नंबर कितना है। जैसे अभी हमने काउंट किया है, जो एक ऑर्डर की स्ट्रीम है वो कितनी है, टोटल 8 है। 2 ऑर्डर की स्ट्रीम है, टोटल कितनी है, 4 है। तो संख्या बताने वाला जो कंसेप्ट है वो लॉ ऑफ स्ट्रीम नंबर कहलाता है। यहाँ पर आरी हार्टन के द्वारा इसको लॉ ऑफ स्ट्रीम नंबर स्टेट
यानी कि 1945 में इन्होंने हॉर्टन ने दिया है अपना कॉन्सेप्ट। ये कहते हैं कि द नंबर ऑफ स्ट्रीम सेगमेंट, स्ट्रीम सेगमेंट क्या होता है आप जानते हैं कि एक सेगमेंट है स्ट्रीम का हर एक, the number of stream segment of successive lower order in a given basin tend to form geometric series, ठीक है, form a geometric series beginning with the single segment of the highest order and increasing ordering to constant bifurcation ratio। यानी कि कहना चाह रहा है कि जैसे जैसे आप इंक्रीज होते हुए बढ़ेंगे, यानी कि हायर ऑर्डर इसका हाई होता जाएगा, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 और 6 से 7। अगर जितना हायर ऑर्डर स्ट्रीम होगा तो उसके टोटल नंबर ऑफ स्ट्रीम वो कम होंगी, और जो नंबर है ऑर्डर अगर लो होगा तो स्ट्रीम का संख्या ज्यादा होगी। जैसे जैसे अगर हम यहाँ पर देखें 6, 5, 4, 3, 2, 1, ये क्या है, ये ऑर्डर संख्या है, फ्रॉम हायर टू लोअर ऑर्डर है, ठीक है। 6 सबसे बड़ा ऑर्डर होता है, 5 उसके बाद, फिर 4, 3, 2, 1, लोअर ऑर्डर इस तरफ इंक्रीज हो रहा है, ये लोअर ऑर्डर है, इस तरफ हायर ऑर्डर है। तो आप पाएंगे कि जो 6 नंबर की स्ट्रीम है उनकी संख्या सबसे कम है, 1 है, और फिर जो 5 नंबर की स्ट्रीम है ये इसके 4 गुना ज्यादा है, देखिए। तो इसी अनुपात में ये इंक्रीज हो रही है, इनकी नंबर बढ़ रहा है, संख्या बढ़ रही है। 4 हो गया, 4 के बाद फिर जो 4 नंबर की स्ट्रीम है वो 16 हो गई, 3 नंबर की स्ट्रीम आपकी 64 हो गई, 2 नंबर की स्ट्रीम आपकी 256 हो गई, और 1 नंबर की स्ट्रीम जो सबसे छोटी है आकार में, उसकी लंबाई में सबसे छोटी है, उसकी संख्या सबसे ज्यादा है, 1024 इनकी संख्या हो गई है। तो यही ऑर्डर और संख्या के बीच में हमें जो रिलेशनशिप बताता है कि जैसे जैसे हम हायर ऑर्डर की तरफ बढ़ेंगे तो ये डिक्रीज होंगी इनकी टोटल संख्याएं, जैसे जैसे हम ऑर्डर में डिक्रीज होंगे तो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रीम वो इंक्रीज होंगी। इस चीज को बताने वाला ये जो हमारा फॉर्मूला है इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ स्ट्रीम नंबर। इस रिलेशन को हम नेगेटिव एक्सपोनेंशियल फंक्शन मॉडल के हिसाब से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये जो सामने आपको मॉडल दिखाई दे रहा है ना, ये फॉर्मूला, तो ये इसको हम नेगेटिव एक्सपोनेंशियल फंक्शन मॉडल के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या कहा गया है, देखिए, न्यू इज इक्वल टू, न्यू का मतलब होता है नंबर ऑफ स्ट्रीम सेगमेंट ऑफ ए गिवन ऑर्डर। किसी निश्चित ऑर्डर में फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, उसमें जो सेगमेंट्स हैं, स्ट्रीम के सेगमेंट्स हैं, उनका कितना नंबर है, टोटल नंबर कितना है, ये हमें कैलकुलेट करना है। अगर तो आरबी यानी कि बाइफर्केशन रेशियो, ये भी ध्यान रखना है कि इसका बाइफर्केशन रेशियो कांस्टेंट होना चाहिए, उबड़ खाबड़ नहीं होना चाहिए सरफेस, तो उसमें फिर वो डिसबैलेंस हो जाएगा बाइफर्केशन रेशियो। और इसको, इसकी जो पावर है वो किससे लगानी है हमें, के का मतलब है हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ द बेसिन, और म्यू का मतलब है बेसिन ऑर्डर, वो की संख्या क्या है और उसका हाईएस्ट ऑर्डर के बेसिन का संख्या क्या, तो उसका हमें निकल के आ जाएगा हमारे सामने। यहाँ पर आपको ये फॉर्मूले के रूप में कैलकुलेशन करके बताया जा रहा है, लेकिन चिंता मत कीजिए, आपको कैलकुलेशन कभी नहीं पूछने वाला है, बस आपके लिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, कि आप इसको ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे ये 6 है, तो इसको आप ऐसे करके कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं कि नंबर ऑफ स्ट्रीम सेगमेंट सेकंड ऑर्डर, ये सेकंड ऑर्डर का आप निकाल लिया, और यहाँ पर आपने ये फर्स्ट ऑर्डर का निकाला। अगर फर्स्ट ऑर्डर का सेगमेंट देखिए ये है 1024, तो जाहिर सी बात है इसके जो लोअर ऑर्डर होगा वो 256 होगा। सॉरी, ये लोअर ऑर्डर है, ये हायर ऑर्डर है, और ये इसका लोअर ऑर्डर है। लोअर ऑर्डर में संख्या टोटल नंबर ज्यादा होती है, ये लोअर ऑर्डर है ना, नंबर 1 देखिए, और ये इसका हायर ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर, यानी कि इसमें संख्या टोटल कम है। तो ऐसे करके आप रेशियो, मतलब इनका टोटल नंबर से रिलेशन निकाल सकते हैं ऑर्डर के साथ। तो यही कॉन्सेप्ट कहलाता है लॉ ऑफ स्ट्रीम नंबर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जब हम बढ़ते हैं तो नेक्स्ट हमारे सामने आता है लेंथ रेशियो एंड लॉ स्ट्रीम ऑफ लेंथ। लेंथ रेशियो एंड लॉ स्ट्रीम ऑफ लेंथ क्या होता है, इसको भी हम समझेंगे बहुत ही आसानी से। तो इसमें समझने से पहले यहाँ पर देखिए लिखा हुआ, द प्रोपोर्शन ऑफ इंक्रीज of mean length of stream segment of successive basin order as is defined as length ratio। यानी कि इसमें कहा जा रहा है आपसे कि जैसे जैसे आप देखिए इंक्रीज होंगे, हायर और लोअर ऑर्डर की संख्या, जो आकार होता है वो सबसे छोटा होता है। आप जानते हैं कि 1 नंबर की जो ऑर्डर होगी वो सबसे छोटी स्ट्रीम होगी, सबसे छोटी फिंगर टिप स्ट्रीम जिसको बोलते हैं, उसका आकार सबसे कम होगा। लेकिन जैसे जैसे आप ऑर्डर में बढ़ते जाएंगे, 1 नंबर है, 1 के बाद 2 बढ़ेंगे, तो इसका जो लंबाई है, इसकी जो लेंथ है, इसीलिए लेंथ रेशियो इसका नाम है, लेंथ है वो फर्स्ट ऑर्डर से ज्यादा होगी। सेकंड ऑर्डर जब 2 मिल जाएंगी तो उनका, उनसे ज्यादा लंबी होगी थर्ड ऑर्डर की स्ट्रीम। तो यही चीज, द प्रोपोर्शन ऑफ इंक्रीज मीन मीन लेंथ ऑफ स्ट्रीम
सेगमेंट ऑफ टू सक्सेसिव बेसिन ऑर्डर इज डिफाइंड एज लेंथ रेशियो। इसको हम कैसे करके कैलकुलेट कर सकते हैं, तो यहाँ पर ये इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको एक बार जरा पिछले जो मॉडल है उसमें जाकर के एक बार समझा देता हूँ। देखते हैं कि अगर आगे लिखा हुआ है, तो आगे तो नहीं है, पिछले वाले जो पिक्चर है उसमें देख के हम समझ जाएंगे, तो आपको आसानी समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जरा आप, जो सबसे लोअर ऑर्डर है एक नंबर का, इसकी लंबाई ज्यादा बड़ी है या फिर सेकंड ऑर्डर की लंबाई ज्यादा बड़ी है? सेकंड ऑर्डर की बड़ी है। यहाँ पर तो बराबर दिखाया गया, लेकिन यहाँ पर आप फोकस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये ज्यादा बड़ी नहीं है, ज्यादा लंबी ये है। फिर आप सेकंड से थर्ड ऑर्डर को देखिए, ये ज्यादा लंबी है। यहाँ पर फिर ये ज्यादा नहीं दिखाया गया, लेकिन फोर्थ ऑर्डर की स्ट्रीम इससे भी ज्यादा लंबी होगी, क्योंकि वो इन सभी छोटे स्ट्रीम को मिलाने से बनी है। इसी को बोलते हैं हम इसी को हम क्या बोलते हैं, लंबाई अनुपात तथा लंबाई अनुपात इसको कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? लंबाई अनुपात हम कहते हैं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं इसमें। लेंथ रेशियो एंड लेंथ लॉ ऑफ स्ट्रीम लेंथ, समझ में आइए। तो जैसे जैसे हम हायर ऑर्डर में बढ़ रहे हैं, इनकी जो लंबाई है वो बढ़ती जाती है, लो ऑर्डर में जाएंगे इनकी लंबाई घटती जाती है। तो किसी एक गिवन ऑर्डर की स्ट्रीम और उसकी लंबाई और नेक्स्ट हायर ऑर्डर की स्ट्रीम की लंबाई के बीच का रेशियो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा लेंथ रेशियो। समझ में आ गया? बहुत ही आसान तरीके से हम इसको समझ रहे हैं। अब अगर आप सिर्फ इस फॉर्मूले पे भी फोकस कर लें तो भी आप समझ जाएंगे। आर एल का मतलब लेंथ रेशियो, एल और ये इसके ऊपर बार है, एल बार म्यू। एल बार म्यू का मतलब क्या होता है? एल बार म्यू का मतलब इज द मीन लेंथ ऑफ ऑल स्ट्रीम सेगमेंट ऑफ ए गिवन ऑर्डर। किसी गिवन ऑर्डर में मान लीजिए वो फर्स्ट ऑर्डर है, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर की स्ट्रीम जितनी भी टोटल है उन सबकी लंबाई निकाल लीजिए। ठीक है, और इसका जो नेक्स्ट हायर ऑर्डर होगा, ठीक है, नेक्स्ट हायर ऑर्डर होगा, उसका कितना संख्या है, उनकी लंबाई को टोटल कैलकुलेट कर लीजिए। तो नेक्स्ट हायर ऑर्डर की स्ट्रीम ज्यादा ही होगी और इन दोनों के बीच का जो अनुपात है वो लेंथ रेशियो कहलाएगा। ठीक है, एल म्यू का मतलब क्या है? इज द सम ऑफ ऑल लेंथ ऑफ ऑल स्ट्रीम सेगमेंट ऑफ ए गिवन ऑर्डर। एन म्यू का मतलब क्या है? इज द नंबर ऑफ स्ट्रीम सेगमेंट ऑफ ए गिवन ऑर्डर। किसी गिवन कोई ऑर्डर हमें दे रखा है, उसका ये नंबर है टोटल। ठीक है, तो ये हो गया लेंथ रेशियो। टोटल स्ट्रीम लेंथ ऑफ ए गिवन ऑर्डर इज इनवर्सली रिलेटेड टू स्ट्रीम ऑर्डर। इसका मतलब क्या है? टोटल स्ट्रीम लेंथ, जितना भी टोटल स्ट्रीम का लेंथ है किसी भी गिवन ऑर्डर का, मान लीजिए हमें सेकंड ऑर्डर का स्ट्रीम दे रखा है, ठीक है, सेकंड ऑर्डर की जितनी भी स्ट्रीम होंगी उनका टोटल नंबर हम काउंट करेंगे, मतलब जितनी भी टोटल है। जैसे अभी हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया तो सेकंड ऑर्डर की जो है वो 4 है टोटल। उन चारों की हमें लंबाई कैलकुलेट कर लेनी होगी। लंबाई हम कैलकुलेट कर लेंगे तो हमें पता लगता है। और फिर नेक्स्ट हायर ऑर्डर जैसे थर्ड है उसका भी हम कैलकुलेट करेंगे, तो 2 स्ट्रीम है यहाँ पर, और दोनों की लंबाई कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर हमें लंबाई कैलकुलेट करनी है, यहाँ पर भी हमें लंबाई कैलकुलेट करनी है। तो कह रहा है कि टोटल स्ट्रीम लेंथ ऑफ गिवन ऑर्डर इज इनवर्सली रिलेटेड टू स्ट्रीम ऑर्डर। ठीक है, स्ट्रीम ऑर्डर अगर बढ़ेगा तो लंबाई जो लेंथ है, टोटल लेंथ ऑफ ए गिवन स्ट्रीम इज इनवर्सली रिलेटेड टू स्ट्रीम ऑर्डर। टोटल स्ट्रीम लेंथ डिक्रीज टोटल स्ट्रीम लेंथ डिक्रीज फ्रॉम लोअर ऑर्डर टू सक्सेसिव हायर ऑर्डर। यानी कि इसमें कहा जा रहा है आपसे कि, ठीक है, इसके बाद अब हम देखते हैं, इसमें एक चीज समझने वाली बात है कि जैसे आपने मान लीजिए फर्स्ट ऑर्डर की स्ट्रीम देखा, तो फर्स्ट ऑर्डर की स्ट्रीम एक स्ट्रीम होगी और ये दूसरी स्ट्रीम होगी, तो नेक्स्ट हायर ऑर्डर की स्ट्रीम से छोटी होगी। लेकिन इस एक नंबर की स्ट्रीम जितनी भी टोटल स्ट्रीम है उन सभी को अगर हम मिला दें, ये लोअर ऑर्डर है, तो इसकी नेक्स्ट हायर ऑर्डर की स्ट्रीम क्योंकि कम होती है संख्या में, इन दोनों को हम टोटल मिला देंगे तो ये कम हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि इनवर्सली रिलेटेड टू है, यानी कि टोटल स्ट्रीम लेंथ डिक्रीज होती है फ्रॉम लो ऑर्डर से लेकर के सक्सेसिव हायर ऑर्डर की तरफ। इसलिए इसमें इनवर्सली रिलेटेड कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर वो टोटल को कैलकुलेट कर रहे हैं, टोटल को जोड़ दे रहे हैं, जितने भी टोटल नंबर है उनकी लंबाई को जोड़ दे रहे हैं। अगर हम स्पेसिफिक रूप से एक या दो को देखेंगे तो फिर नेक्स्ट हायर ऑर्डर की स्ट्रीम की लंबाई ज्यादा होगी। लेकिन देयर इज पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन मीन स्ट्रीम लेंथ एंड बेसिन ऑर्डर। इसका मतलब है कि मीन स्ट्रीम लेंथ इंक्रीजेस विद सक्सेसिव इंक्रीजिंग ऑर्डर। यानी कि जो औसत रूप से अगर हम लंबाई देखें तो जैसे जैसे ऑर्डर इंक्रीज होता है वैसे वैसे ही इनकी लंबाई भी इंक्रीज होती है। ठीक है, लेकिन अगर टोटल अगर हम देखें तो इंक्रीज होते हुए इनकी लंबाई घटती है। यही लेंथ रेशियो, या फिर आप इसको लॉ ऑफ स्ट्रीम लेंथ भी कह सकते हैं, जिसको आप इस फॉर्मूले से
रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूला से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद आता है साइनोसिटी इंडेक्स। साइनोसिटी इंडेक्स का मतलब क्या होता है? विसर्पता सूचकांक। ठीक है, ये विसर्पता सूचकांक क्या है? आपने मियांडर के बारे में सुना है, जब आप रिवर पढ़ रहे होंगे, रिवर, तो रिवर से एक कुछ अलग अलग प्रकार के लैंडफॉर्म्स क्रिएट होते हैं। उनमें से ही एक लैंडफॉर्म होता है जिसको हम बोलते हैं क्या? जिसको हम बोलते हैं मियांडर। मियांडर कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। तो किसी भी रिवर को मियांडर कब कहा जाएगा? इसकी कैलकुलेशन कुछ ना कुछ तो होनी चाहिए, है ना। हमने तो बस ऐसे देखा और बता दी कि हाँ ये नदी मियांडर कर रही है। अब मियांडर का कोई ना कोई पैरामीटर होगा, कैलकुलेशन होगी, क्वांटिटेटिव फॉर्म में हम किसको मियांडर कहेंगे। तो इसको सुलझाने के लिए अलग अलग स्कॉलर ने अपनी अपनी बातें कही हैं, जिसमें आपको सामने दिखाई दे रहे थे अभी कि एक नाम है शूम का, एक नाम है मूलर का, तो इनका नाम इंपॉर्टेंट है। अब जैसे यहाँ पर ये नदियां हैं, ये आपको नदी दिखाई दे रही है, ये भी नदी दिखाई दे रही है, तो कब आप इसको स्ट्रेट कहेंगे, उसका कुछ ना कुछ डाटा होगा। कब आप इसको लो साइनोसिटी कहेंगे, कब आप इसको साइनेसस कहेंगे, कब आप इसे रेगुलर करेंगे। अब आम इंसान इसको देखेगा, आम जनमानस, तो सभी को कहेंगे कि मेंडर कर रही है, सभी सर पड़ते हुए चल रही। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि कब ये रेगुलर है, कब ये इरेगुलर है, कब ये टॉर्टोइस है, यानी कि बहुत ही ज्यादा विसर्पणकारी है। ठीक है, तो इसके कैलकुलेशन के लिए यही साइनोसिटी इंडेक्स होता है, जिसे हमें समझना होता है कि कोई भी रिवर एक स्ट्रेट पाथ को कभी भी प्रैक्टिस नहीं करती है। अगर हम उसे बहुत ही लार्ज स्केल पर देखें तो हमें लगेगा कि वो एक स्ट्रेट पाथ को फॉलो कर रही है, लेकिन अगर हम उसे स्मॉल स्केल पर देखें, बड़े एरिया को छोटे कागज पर देखें, तो हमें पता लग जाएगा कि ये स्ट्रेट पाथ को फॉलो नहीं करती है। इसका मतलब होता है, इसको हम ऐसे करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं, द डिग्री ऑफ डिविएशन ऑफ इट एक्चुअल पाथ फ्रॉम एक्सपेक्टेड थ्योरेटिकल स्ट्रेट पाथ। यानी कि हमने सोचा था कि रिवर यहाँ से निकलेगी इस माउंटेन से, और ये इस तरीके से फ्लो करते जाएगी, इसका एक्सपेक्टेड पाथ है। लेकिन ये रिवर कभी इधर चली जाती, कभी इधर चली जाती, कभी इधर चली जाती। तो इस एक्सपेक्टेड पाथ से इसका जो एक्चुअल में पाथ है, इसका डेविएशन क्या कहलाता है? साइनोसियस इंडेक्स कहलाता है, साइनोसिटी कहलाता है ऑफ ए स्ट्रीम। ठीक है, इसके जो प्रभाव है, यानी साइनोसिस, कोई भी रिवर इस तरीके से विसर्प क्यों करती है, वक्रता सूचकांक इसको हिंदी में बोलते हैं, विसर्पण क्यों करती है, तो इसका इफेक्ट, इसका कारण होता है टेरेन कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि उस क्षेत्र का जो लिथोस्फीयर, मतलब लिथोस्फीयर है, या फिर उसका आप कह लीजिए रियल फीचर है। इस सब पर, लिथोलॉजी पर, इन सब पर डिपेंड करता है कि कोई रिवर इतना विसर्पण क्यों कर रही है, इतनी वक्रता उसमें क्यों है। तो इस टेरेन कैरेक्टरिस्टिक्स पर ये डिपेंड करता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये साइनोसिटी जो इंडेक्स है, ये किसी भी रिवर की स्टेज को भी रिप्रेजेंट करता है, कि वो रिवर यूथफुल स्टेज में है, मेच्योर स्टेज में है, ओल्ड स्टेज में। आपने पढ़ा होगा कि मेच्योर स्टेज में ही ये मियांडरिंग बनती है, लेकिन जो इनसाइड मियांडर है वो कैसे बनते हैं। तो इन्हीं सब चीजों के लिए हमें ये साइनोसिटी इंडेक्स का भी सहारा लेना पड़ता है, कि हमें स्टेज स्टेज कौन सी स्टेज में है कोई रिवर, उसका साइकिल जब चल रहा है कौन सी स्टेज में है, इससे भी फायदा होता है। मतलब इस चीज को भी हम जान सकते हैं। ठीक, अब इससे रिलेटेड दो तीन स्कॉलर हैं जिनके नाम जान लेना आपके लिए जरूरी है, जिसमें से सबसे पहला नाम तो है ये S.A. शूम का। इनका मॉडल है साइनोसिटी इंडेक्स का, जब इन्होंने 1963 में दिया था। ठीक, आपको इसमें से क्या बात रखनी है कि श्यूम का अपना एक इक्वेशन है, जिसमें ये 5 प्रकार की कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं किसी चैनल को, किसी भी रिवर को 5 प्रकार की साइनोसिटी में इसको डिवाइड करते हैं, कि ये बताते हैं कि 5 प्रकार से कोई नदी विसर्प कर सकती है। वो 5 प्रकार के कौन कौन से हैं? पहला ये बोलते हैं स्ट्रेट कोर्स, जबकि चैनल का साइनोसिटी इंडेक्स 1 आता है, ये 1 पॉइंट आता है, ये याद रखिए बस आप, ऐसे ये याद करने वाली बात है। स्ट्रेट कोर्स यानी कि सीधी नदी कब चलेगी, जबकि वो उसका साइनोसिटी इंडेक्स 1 होगा। ठीक, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये स्ट्रेट कोर्स है, यहाँ पर लिखा हो ना 1.05 के बीच में, तो ये स्ट्रेट कोर्स है। इस तरीके की नदी जिसको ये बोलते हैं कि ये स्ट्रेट है। 5 होते हैं। सेकंड क्या है फिर? सेकंड मतलब ट्रांजिशनल कोर्स है। फिर आता है रेगुलर कोर्स, इरेगुलर कोर्स, टर्टोइस कोर्स। टर्टोइस कब होता है? कि जबकि इसका जो साइनोसिटी है मोर देन 20 तो नहीं, ये 2 पॉइंट होगा साइनोसिटी का। जब इसमें आ जाएगा कि जब इसका साइनोसिटी इंडेक्स 2 पॉइंट से अधिक हो जाएगा, तो आप उसे टर्टोइस के रूप में जान जाएंगे। ठीक है, ओके। तो ये कितना हो जाएगा? जब ये 20 के बीच में हो जाएगा। ठीक, चलिए इसके बाद एस शूम है। एस शूम का 1963 का मॉडल है। इन्होंने अपना मॉडल किस प्रकार से दिया है? ओ एल बाय ई एल। ओ एल का मतलब
ऑब्जर्व जो पाथ है किसी स्ट्रीम का, EL का मतलब जो एक्सपेक्टेड पाथ है, ऑब्जर्व पाथ एक्सपेक्टेड पाथ, इन दोनों के बीच का रेशियो अगर हम निकाल देंगे तो हमारे सामने चैनल की साइनोसिटी निकल के आ जाएगी। एक मॉडल तो ये है, ठीक। दूसरा मॉडल कैसा है, कौन सा है, यहाँ पर देखिए ये स्ट्रेट साइनोसिटी है, लो साइनोसिटी है 1.3 के बीच में, और ये आपका साइनोसियस है 1.2 से लेकर के 1.3 से लेकर के 1.3 के बीच में, और इससे भी ज्यादा हो गया तो फिर ये टर्टोइस है वो 20 ही होगा, आई थिंक, मुझे लग रहा है कि 20 ही है ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है 20 ही होगा, मोर देन 20 वन चैनल इज साइनोसिस, नहीं ये 20 नहीं 2 पॉइंट होगा, ठीक, 20 नहीं 2 पॉइंट होगा, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा जब ये मोर देन 2 हो जाएगा, मोर देन 2 हो जाएगा, क्योंकि 2.0 होगा, शायद ये पॉइंट बाहर चला गया है, तो मोर देन 2 हो जाएगा अगर ये साइनोसिटी इंडेक्स, तो ये टर्टस कहलाएगी, क्योंकि 3 पॉइंट यहाँ पर मैक्सिमम लिखा हुआ है तो 2 से ज्यादा, इसका मतलब वो टर्टस हो जाएगा, इस प्रकार की रिवर कहलाएगी। तो दूसरा मॉडल किसका है, दूसरा मॉडल है जेई मूलर का मॉडल है, जो कि 1968 में दिया था। तो ये क्या बताते हैं, मूलर प्रपोज करते हैं इनका जो मॉडल है साइनोसिटी इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोलिक एंड टोपोग्राफिक साइनोसिटी, इन दोनों के बेसिस पे ये बता विच रिक्वायर, ये अब इसको मेजरमेंट करने के लिए किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है, चैनल की लेंथ आपको पता होनी चाहिए, टोटल वैली कितनी है उसकी लेंथ आपको पता होनी चाहिए, एंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड द माउथ ऑफ ए रिवर, यानी कि जो एक जहां से रिवर निकलती है उसका सोर्स है, जहां पर वो गिरती है, इन दोनों के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो क्या है, उसको आप कैलकुलेट कीजिए। ये तीन चीजों की हमें आवश्यकता होगी जेई मूलर के मॉडल में, ठीक है। द यूनिट ऑफ वन, ये स्टैंडर्ड साइनोसिटी होती इनके अनुसार, स्टैंडर्ड साइनोसिटी इंडेक्स होगा 1 अगर होगा, इज इंडिकेटिव ऑफ स्ट्रेट रिवर कोर्स, एक का मतलब SSI स्टैंडर्ड साइनोसिटी इंडेक्स, जो कि एक है, स्ट्रेट पाथ है एकदम। लेकिन अगर ये 1 से 1.5 के बीच में है तो आप इसे साइनोसिस कहेंगे, लेकिन अगर ये 1.5 से ज्यादा है तो बिल्कुल इसको आप मियांडर कोर्स कहेंगे कि नदी मियांडर करते हुए चल रही है। हाँ, वहां पर जो टर्टस लिखा है ना तो वो 2 से ज्यादा ही होगा। यहाँ पर ये बता रहे हैं कि आप CI कैसे निकालेंगे, CI मतलब चैनल इंडेक्स, यहाँ पर लिखा हुआ ना आपके चैनल लेंथ, तो चैनल का इंडेक्स L मतलब ये आपका एयर एयर लेंथ, जो एयर लेंथ का मतलब क्या हो गया, जहां से सोर्स है एनर्जी इस चैनल का और जहां पर इसका माउथ, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, यहाँ पर आप इसको निकालेंगे एयर लेंथ। SSI मतलब स्टैंडर्ड साइनोसिटी इंडेक्स, तो आप चैनल लेंथ को और ये आपका वैली इंडेक्स वैली लेंथ को दोनों को डिवाइड कर देंगे तो SSI आपको निकल के आ जाएगा। ऐसे ही आप HSI और TSI भी कैलकुलेट करेंगे। HSI का मतलब है हाइड्रोलॉजिकल साइनोसिटी इंडेक्स और TSI का मतलब टोपोग्राफिकल साइनोसिटी इंडेक्स। अब ये हम क्यों कैलकुलेट करते हैं, तो मैंने आपको बताया था ना कि साइनोसिटी के माध्यम से ही हम कि कितना वो सर्व कर रही है स्टेज का भी पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पर HSI और TSI का मतलब होता है हाइड्रोलॉजिकल और टोपोग्राफिकल साइनोसिटी इंडेक्स, HSI और TSI। इसकी मदद से हम किसी भी रिवर का डिटरमाइन कर सकते हैं कि वो किस स्टेज में है किसी भी बेसिक डेवलपमेंट के, ठीक। तो यहाँ पर आपसे कहा जाता है कि ड्यूरिंग अर्ली स्टेज ऑफ ए बेसिन डेवलपमेंट, अगर सारे के सारे फैक्टर कांस्टेंट हैं, TSI अगर आपका मोर देन 60% है तो ओवर HSI, तो हम कहेंगे कि ये जो पूरा ड्रेनेज बेसिन है वो लेट मेच्योर या फिर ओल्ड स्टेज में है, अगर वो 60% से ज्यादा है, TSI HSI दोनों, ठीक। और द हाइड्रोलॉजिकल साइनोसिटी इंडेक्स मोर देन 60% और स्कोर ओवर टोपोग्राफिकल साइनोसिटी, तो ये क्या कहलाएगा, मेच्योर स्टेज कहलाएगा, ओल्ड स्टेज में लेट मेच्योर स्टेज कहलाएगा। इससे कम है 30% के आसपास है तो वो यूथफुल स्टेज कहलाता है। तो इससे हमें इन सारी चीजों में मदद मिलती है ड्रेनेज बेसिन के स्टेज को कैलकुलेट करने में, ठीक है। नेक्स्ट आता है मियांडर प्रॉपर्टीज। अब मियांडर प्रॉपर्टीज क्या है, जैसे आपने ये पढ़ा है अभी पीछे साइनोसिटी इंडेक्स, लेकिन उसमें तो आप ये भी पता लगा सकते हैं कि कौन से स्टेज में चल रहा है, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ हम मियांडर के बारे में जानकारी करते हैं। जो JC ब्रिस 1964, इनका नाम इसमें इंपॉर्टेंट है। मियांडर प्रॉपर्टीज जब हम पढ़ते हैं, मियांडर प्रॉपर्टीज में हम क्या करते हैं, हु हैज रिप्रेजेंटेड हिज मॉडल फॉर द कैलकुलेशन एंड डेरिवेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ मियांडरिंग कोर्स ऑफ द रिवर, यानी कि जब कोई रिवर मियांडरिंग कोर्स करती है तो उसके कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं जिनको हमें स्टडी करना होता है, जिससे हमें पता चले ये पर्टिकुलर रिवर मियांडर का किस प्रकार के मियांडर का ये कोर्स फॉलो कर रही है। तो इसके लिए ये बताते हैं हमारे सामने कि सिमेट्री ऑफ मियांडर लेंथ का हमें पता होना चाहिए, जो कि आप इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे
ये आपसे एग्जाम में पूछेगा नहीं, बस मैंने आपको बता दी कि 4 तरीके ये बता रहे हैं। नंबर 1, सिमेट्री ऑफ मेंडर लेंथ, सिमेट्री ऑफ मेंडर हाइट, हाइट सिमेट्री ऑफ फॉर्म रेशियो, चौथा होता है रिपीटेशन ऑफ सिमेट्री। तो इन सभी चीजों के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, लेंथ के बारे में, हाइट के बारे में, फॉर्म रेशियो के बारे में। इन सभी चीजों के बारे में अगर हमें जानकारी होगी तभी जाके हम पता लगा पाएंगे कि पर्टिकुलर जो मियांडर है वो किस प्रकार की उसकी प्रॉपर्टी है। ठीक, तो ये सारी चीजें इसमें कही जाती हैं। ये ज्यादा बस इसमें इतना ही आपको पता होना चाहिए। ठीक, इसके अलावा इसमें थोड़ी बहुत चीजें और भी लिखी गई हैं। जब भी हम किसी भी रिवर का मियांडरिंग प्रॉपर्टीज कैलकुलेट करते हैं तो उसमें यही चीज की लेंथ है, मियांडर का हाइट है, रेशियो, रिपीटेशन ऑफ सिमेट्री, ये चीजें लिखी हैं। अगर ये सब के सब 60% से अबव हैं तो उस रिवर को हम मियांडरिंग रिवर कहेंगे, कि वो मियांडर कर रही है, विसर्पणकारी है। जैसा अभी हमने पीछे भी देखा था, पीछे वाले मॉडल में, कि ये मियांडर कर रही है ये वाली रिवर। और आपके लिए यहाँ पर एक मैंने लगाया भी है, मियांडर करती हुई रिवर को आप क्या कहेंगे, कि वो यहाँ पर देखिए मियांडर कर रही है रिवर, और ये तो बिल्कुल हद से ज्यादा मियांडर कर रही है। ठीक है, तो ये चीजें हैं इसमें। इसके अलावा इसी में आपसे कहा जा रहा है कि ये 60% से ज्यादा है तो वो मेंडरिंग करती हुई रिवर कहलाएगी, जो कि अपने अपने जो आइडियल पाथ है उससे एक्सपेक्टेड पाथ से काफी ज्यादा इधर उधर डेविएट करती होगी। हायर परसेंटेज मेंडरिंग का मतलब क्या है? हायर परसेंटेज इज रिलेटेड रिपीटेशन ऑफ सिमेट्री फ्लो इज रिलेटेड टू मेंडरिंग कोर्स। अगर ये जो परसेंटेज है, इन सभी एलिमेंट्स का परसेंटेज 60% या इससे ज्यादा आता है तो इसका मतलब है ज्यादा मियांडर कर रही है नदी। अगर लो परसेंटेज आता है तो इसका मतलब है कि वो लो, इस परसेंटेज का मतलब है कि वो स्ट्रेट पाथ को या स्ट्रेट कोर्स को फॉलो कर रही है। बहुत ही आसान है ये। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट ये आता है लेंथ ऑफ ओवरलैंड फ्लो। एल जी इसको बोलते हैं, लेंथ ऑफ ओवरलैंड फ्लो। लेंथ ऑफ ओवरलैंड फ्लो का मतलब क्या होता है? लेंथ ऑफ ओवरलैंड फ्लो का मतलब सिंपल सा एक बात आप समझिए। मान लीजिए कोई एक रिवर है, ठीक, एक रिवर है, और जो इसका यहाँ पर वाटर डिवाइड होगा, वाटर डिवाइड आप समझते हैं, जो एंटीक्लाइन पार्ट होते हैं। अब यहाँ पर कोई रिवर फ्लो कर रही है किसी एक गिवन ऑर्डर की, तो इस रिवर के बीच में और ये वाटर डिवाइड के बीच में कितना एरिया है, हॉरिजॉन्टल सरफेस कितना है, इन दोनों के बीच का रेशियो आपका कहलाता है लेंथ ऑफ ओवरलैंड फ्लो। The length of overland flow is considered as a dominant hydrological and morphometrical factor. इसको आप बोल सकते हैं सिंपल सा एक लाइन में, द मीन ऑफ हॉरिजॉन्टल लेंथ ऑफ फ्लो पाथ फ्रॉम डिवाइडेड द स्ट्रीम इन अ फर्स्ट ऑर्डर बेसिन। इसको हम कहेंगे कि ये लेंथ ऑफ ओवरलैंड फ्लो है। लेंथ ऑफ ओवरलैंड फ्लो आप इसे कह सकते हैं। यानी कि आप इसको बहुत ही आसान भाषा में और भी कह सकते हैं कि एक अपवाह बेसिन है जिसमें जो पहली ऑर्डर की कोई रिवर है, फर्स्ट ऑर्डर रिवर है किसी बेसिन में, और उसके जो वाटर डिवाइड्स हैं, जल विभाजक, इनके बीच में जो औसत क्षैतिज दूरी है, या फिर एवरेज हॉरिजॉन्टल एवरेज हॉरिजॉन्टल एरिया है, इनके बीच का रेशियो क्या कहलाएगा? लेंथ ऑफ ओवरलैंड फ्लो कहलाएगा। ठीक है, लेंथ ऑफ ओवरलैंड फ्लो हम इसे कहेंगे। अब जब अर्ली स्टेज इज रिमार्क विद मैक्सिमम लेंथ, अर्ली स्टेज होगी, जाहिर सी बात है शुरुआती स्टेज में तो एरिया बहुत ज्यादा होता है ना। जैसे जैसे फिर वो आगे स्टेज में बढ़ेगा, मेच्योर और ओल्ड स्टेज में बढ़ेगा, तो जो एरिया है वो रिडक्शन होना लग जाता है। इसी वजह से तो हमें पता लगता है कि पर्टिकुलर रिवर ओल्ड स्टेज में है या फिर मेच्योर स्टेज में है। तो यही चीज होती है, इन दोनों के बीच का रेशियो ही लेंथ ऑफ ओवरलैंड फ्लो कहलाता है। ठीक है, इससे भी हमें क्या पता लग रहा है? इससे भी हमें पता लग रहा है कि ये पर्टिकुलर रिवर का जो साइकिल है वो किस स्टेज में है। ठीक, इसके अलावा ये जो लेंथ ऑफ ओवरलैंड फ्लो है, ये किस किस चीज से, किस किस फैक्टर से अफेक्ट हो सकता है? रेनफॉल, रेनफॉल इंटेंसिटी, इनफिल्ट्रेशन रेट, सॉइल वेजिटेशन कवर, इन सभी चीजों से ये अफेक्ट हो सकता है। ठीक, चलिए, तो ये आपने समझ लिया। इसके बाद लास्ट पॉइंट बचता है आपके सामने, ये लास्ट है, और इसके बाद आपका लीनियर जो एस्पेक्ट है वो खत्म हो रहे हैं। कल से हम एरियल एस्पेक्ट को शुरू करेंगे। एरियल एस्पेक्ट यानी कि जो एरिया माने क्षेत्र, क्षेत्रीय एस्पेक्ट आपको हम शुरू करेंगे मैथमेटिकल एनालिसिस में। फिर उसके बाद फाइनली बचेगा रिलीफ एस्पेक्ट। तो एरियल एस्पेक्ट का ये लास्ट पार्ट है, मतलब ये लास्ट सेक्शन है, ये लास्ट पॉइंट है। स्ट्रीम जंक्शन एंगल। स्ट्रीम जंक्शन एंगल क्या है? इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस देखिए, जहां पर दो रिवर्स किसी गिवन ऑर्डर की आकर के मिल जाती हैं,
इस पॉइंट पर आकर मिल रही हैं, इनके बीच में कोई ना कोई एंगल होगा, इसी को स्ट्रीम जंक्शन एंगल के नाम से हम जानेंगे। ठीक, इसमें आपको ये बात याद रखनी है। इसके अलावा देखिए, आपको अगर इस सीरीज में या फिर इस लेक्चर में कोई भी चीज प्रॉब्लम है तो आप मुझे, मैंने आपको व्हाट्सअप नंबर दिया, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको नोट्स कहाँ से डाउनलोड करें, नोट्स भी आपको पता लग जाएगा कहाँ से डाउनलोड करने हैं, मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक सब दे रखा है नीचे डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि कोई इम्प्रूवमेंट हो सकता है तो भी आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं जरूर से इम्प्रूवमेंट करूंगा। ठीक, अगर आपको फिर भी कुछ बात समझ में नहीं आ रही है, मैंने नेक्स्ट कवर नहीं किया, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक, इस संबंध में देखिए जो काम है ज्यादातर वो लुबोव 1964 का है, एस एस शूम 1955 का है। सिंपल सा मतलब इसका यही है कि जब दो स्ट्रीम मिलती हैं और उनका एक पॉइंट होता है जिसको स्ट्रीम जंक्शन पॉइंट कहते हैं, इन दोनों के बीच का एंगल स्ट्रीम जंक्शन एंगल कहलाता है। ठीक, तो ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, और आपको आई होप कि अब समझ में आ गई होंगी। अब आपको इसमें कोई भी अब जो है कि प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, मैं उम्मीद करता हूँ ऐसी। और इन सभी में जो जो चीजें मैंने हाईलाइटेड आपको बताई हैं, पॉइंट जितने भी बताए उन सबको आप याद रखिएगा। और मैं आपसे सबसे ये गुजारिश करूंगा, अपने फीडबैक देकर जरूर जाया करें। देखते हैं आपको कुछ भी अच्छा लगता है, नहीं लगता है, इम्प्रूवमेंट लगता है, सबका सब जो भी आपको लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता के जाया करें, और शेयर जरूर करें। देखिए, मैं आप सभी के लिए, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, मैं आपको मॉर्फोमेट्रिक एनालिसिस कंप्लीट कराने वाला हूँ, यूनिट नंबर 9 कंप्लीट कराने वाला हूँ, तो ये जिम्मेदारी आपकी है कि चैनल को आप आगे बढ़ाइए, इस सीरीज को पूरा फैलाइए, शेयर कीजिए खूब। नोट्स आपको बिल्कुल यहाँ पर फ्री में अवेलेबल है, उसको डाउनलोड कीजिए, अपना लाभ उठाइए, पढ़िए लिखिए, आगे बढ़िए, जेआरएफ क्वालिफाई कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।